हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, हमने हुक्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी। ठीक है, हुक्स लॉ की हमने एक्सटेंशन और स्ट्रेन के साथ दोनों के साथ रिलेशनशिप देखी। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जब हम हुक्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़ा। और हमने स्ट्रेन की हमने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो वहां पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कांस्टेंट क्या था हमारा? कांस्टेंट था हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने उसे क्या डिफाइन किया था? मैंने उसे डिफाइन किया था साथ के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जब मेरा हुक्स लॉ से बाय हुक्स लॉ stress is directly proportional to strain। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़ा। ठीक है, स्ट्रेस का मैंने क्या किया था, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन लिखा। ठीक है, ई स्ट्रेन लिखने के बाद मैंने ई को क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। साथ के साथ मैंने इससे बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो पूछा जाता है मेनली हुक्स लॉ से आता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपको व्यू होना चाहिए कि रियल में क्या होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपने पढ़ा और हुक्स लॉ जो पढ़ा वो अब यूज हो जाएगा हमारे वैल्यूज में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसे हम सिंपली डिफाइन भी करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन होता है। तो हम ई जब निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालेंगे या डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। गॉट इट? ओके, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन भी सेम ऐसे ही करते हैं। It is defined as the ratio of stress to the, ठीक है, इसे डिफाइन किया एक रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन में। ठीक है, जो हमारे बॉडी होती है, अब देखो जो हमारी जो बॉडी होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस पे। ठीक है, ये डिपेंडेंट होगी मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस पे। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं इसके, तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है? डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस और इन पर डिपेंड करती है, बट जो इंडिपेंडेंट होती है, जो हमारे स्ट्रेस की वैल्यू हुई, फोर्स अपॉन एरिया की जो वैल्यू हुई उन पे इंडिपेंडेंट हो जाती है उसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, but dependent on nature of material। of body and manner in which body is deformed। ठीक है, तो मेनली जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बट डिपेंडेंट अपॉन द
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी एंड मैनर इन विच अ बॉडी इज डिफॉर्म। ठीक है, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस मेनली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इट इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट है, तो मेनली ये हमारे मैग्नीट्यूड पे नहीं, सिर्फ जो नेचर होगा मटेरियल ऑफ अ बॉडी का, कि मटेरियल कैसा है उस बॉडी का, कैसे वो इलास्टिक हो रही है, कैसे वो इलास्टिसिटी शो कर रही है। ठीक है, और कैसे मतलब किस लेवल तक वो इलास्टिक हुई है, कैसे वो डिफॉर्म हो गई है, डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लगा है, इन चीजों पे वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, ना कि किसी भी एक मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो याद रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ ए मटेरियल एंड द, है ना, और क्या है, एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म, कि वो कैसी डिफॉर्म हो गई है, उसकी कैसे लेंथ इंक्रीज हो गई है, क्या उसकी डिफॉर्मेशन हुई है, 2 से वो 2.2 हुई है या 2.3 हुई है, या स्ट्रेच हो गई है, कंप्रेस हो गई है। ठीक है, कि किस मैनर में वो क्या हुई है, डिफॉर्म हुई है। ठीक है, तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मेन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। एमसीक्यू में बहुत डाला जाता है ये ऑप्शंस में, कि डिपेंड किस पे करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और कैसे वो डिफॉर्म हुई है, स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड पे, ऐसे ऐसे बहुत सारे 3-4 ऑप्शंस आपको आएंगे। तो एग्जाम में मेनली क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मेनली होता क्या था। ठीक है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए कि वो स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू किसी के भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगी नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, और वो डिपेंड करेगी किस पे, हमारे कि किस मैनर में बॉडी डिफॉर्म हुई है। ठीक है, तो हमारे जो इसके होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, thus modulus of elasticity of a body is defined as the ratio of stress to the corresponding strain produced। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर हम इलास्टिसिटी या, ठीक है, हम कोई भी इलास्टिसिटी के बारे में टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मस्ट होता है। इलास्टिसिटी हमारी प्रॉपर्टी भी तभी एग्जिस्ट करती है जब वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंडर होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो हमारा मेनली क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। जो स्ट्रेस लगाने पे कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आया है, ठीक है, स्ट्रेन आया है, तो उनका रेशियो किसके साथ, विद इन द इलास्टिक लिमिट के साथ। हमेशा याद रखना बेटा, विद इन द इलास्टिक लिमिट, जबकि मतलब हमने कोई भी जब डिफॉर्मिंग फोर्स वगैरह लगाया होगा, वो बॉडी टूटी नहीं होगी। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि वो टूटी नहीं है, जहां पे भी वो है, ठीक है, वो दोबारा से अपने उस ओरिजिनल साइज को रिगेन किया होगा। ओरिजिनल साइज नहीं हुआ होगा, बट एक लेवल तक। ठीक है, जैसे 2.2 था, 2 सेंटीमीटर, तो उसने जब रिगेन किया तो वो 2.1 हो गया हो। ठीक है, तो नियरली रिगेन किया होगा अपने ओरिजिनल साइज को। ठीक है, तो मेनली ऐसे आप याद कीजिए। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इसके 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। द फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस, द सेकेंड वन इज बल्क मॉडुलस, and the third one is modulus of rigidity। ठीक है, इसे हम डिफाइन करते हैं y से। ठीक है, हम इसे नोटेशन देते हैं y की, इसे b से और इसे g से।
ठीक है। इनके बाद में एक्सप्लेनेशंस होगी, इन पे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये किसके पार्ट्स होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। ठीक है, कोफिशिएंट ही होते हैं, ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही होती है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशंस में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।